हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विनयकांत भल्ला और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारे पास रोटेशन में पीवाईक्यूज में प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि काफ़ी टफ हैं। नाउ लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था जिसकी कंट्रोवर्सी शायद बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है कि क्यों ऐसा है, कि इसके दो आंसर दिए हैं, तो प्रॉब्लम क्या हुई, कैसे सॉल्व करना चाहिए था हमें, कैसे नहीं करना चाहिए था। तो वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस की, लेकिन है रोटेशन के ही। एंड ऑब्वियसली ये वो क्वेश्चंस है जो कि काफ़ी टफ थे अपने टाइम में, है ना, और इनको सॉल्व करना एक्चुअल में थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चंस क्या थे और हमें इनको सॉल्व करना कैसे है, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन रीड करेंगे। ऑब्वियसली आई वुड लाइक कि अगर आपने रोटेशन पढ़ा हुआ है तो इन क्वेश्चंस को खुद से जरूर ट्राई करो, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्वेश्चंस ये वाले कैसे करते हैं। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन था ये डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो कि हमारे सिलेबस से अगेन बाहर की है। बट क्योंकि उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को दे दिया था तो वो मान के चल रहे थे कि आप क्रॉस प्रोडक्ट तो कर ही लोगे, तो आप उसका यूज करके आंसर निकालोगे। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि if frame of the reference is that is accelerated with respect to an inertial frame of reference is called a non inertial frame of reference। तो हमें पता है कि अगर कोई रेफरेंस फ्रेम एक्सेलरेटेड है तो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। A coordinate system fixed on a circular disk rotating about a fixed axis with a constant angular velocity omega is an example of a non inertial frame of reference। तो हमें ये भी पता है कि अगर आप डिस्क पे खड़े हो और डिस्क घूम रही है तो यू हैव सम एक्सेलरेशन, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। और अगर आप उसके रिस्पेक्ट में किसी भी पार्टी अगर आप ऑब्वियसली अगर आप एक्सेलरेटेड हो तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। तो इसने वही बोला है कि a coordinate system fixed on a circular disk rotating about a fixed axis with constant omega is an example of non-inertial frame of reference। The relationship between the force F rotational experienced by a particle of mass m moving on the rotating disk and the force inertial experienced by the particle in an inertial frame F in लिखा ना, वो inertial force है, is ये टोटल फोर्स हमारे पास रोटेटिंग फ्रेम में आ जाएगी। इनर्शियल फोर्स जो हमारे पास एक्चुअल फोर्सेस लगती हैं, प्लस में 2m इंटू वी रोटेशनल वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर प्लस m ओमेगा क्रॉस r क्रॉस ओमेगा। तो ये हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर r वाली फोर्स है। डायरेक्शन हम लोग निकालना जानते हैं, सिंपल सी। ये एक एक्स्ट्रा फोर्स है 2m इंटू वी रोटेशनल इंटू r, वेयर वी रोटेशनल इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर हमारे पास उस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि आप डिस्क पे खड़े हो जाओ और उस पार्टिकल को देखो कि वो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, दैट इज वी रोटेशनल। और हमारे पास आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो सेंटर के रिस्पेक्ट में आर इज द पोजीशन। तो ये फॉर्मूला है, इसमें हम लोग क्या क्या बातें करेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं पहले। क्वेश्चन गोज लाइक दिस। नाउ कंसीडर अ स्मूथ स्लॉट अलोंग द डायमीटर ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ये एक स्लॉट है रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ऐसे घूम रहा है ओमेगा से अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। वी असाइन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ विद ओरिजिन एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो ये हमारे पास डिस्क का सेंटर है, 0,0 इज द ओरिजिन। एक्स एक्सिस अलोंग द स्लॉट, यहां पर हमारे पास एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्लॉट, ये हमारे पास y एक्सिस है। एंड z एक्सिस अलोंग द परपेंडिकुलर टू द स्लॉट ना, तो ये z एक्सिस है और y एक्सिस ये हो जाएगा क्योंकि x क्रॉस y हमें z देता है। तो इस तरफ हमारे पास y एक्सिस है। तो ये x y z ये डायरेक्शन उसने दी हुई है। रोटेशनल एक्सिस ओमेगा इज ओमेगा k कैप, तो हमारे पास ऊपर की ओर है, तो ओमेगा वेक्टर इज ओमेगा k कैप हमें दिया हुआ है। नाउ a small block of mass small m is gently placed in the slot at r is equals to r/2 डिस्टेंस पर हमने इसको प्लेस किया है t इक्वल टू 0 पर and is constrained to move only along the slot। वो सिर्फ स्लॉट के along मूव कर सकता है। हमें बताना है द डिस्टेंस r ऑफ द ब्लॉक एट एनी टाइम, किसी भी समय पर ब्लॉक कितना दूर होगा ये हमें डिस्कस करना है। एंड नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक, जो डिस्क है वो ब्लॉक पे नेट फोर्स कितनी लगाएगी ना। इसको समझने के लिए
पहले हम लोग इस डायग्राम को थोड़ा सा और फोर्सेस वगैरह शो करते हैं ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएं कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो आप अगर आप फोर्सेस के बारे में बात करोगे, सबसे पहले देखो हमें पता है नीचे की ओर mg है, ठीक है, और जो वो फोर्स लिखी हुई है ये वाली, दिस ओमेगा क्रॉस आर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, आपको पता है ये m ओमेगा स्क्वायर आर वाली फोर्स है, और वो हमारे पास जो लगती है वो आउटवर्ड्स लगती है। तो रोटेटिंग फ्रेम में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर, डिस्टेंस x, x एक्सिस ये वाला है ना, लेट मी शो एक्स वाई जेड एज वेल, कि ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, और ये हमारे पास z एक्सिस है। तो एक्स वाई जेड हमारे पास इस प्रकार है और हमें उसके रिस्पेक्ट में बात करनी है ना। एम जी नीचे की ओर लगेगा क्योंकि वेट नीचे रहता है, बाहर की ओर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, उसके लिए मुझे डायरेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अगर आप मान लो इस डिस्क पे खड़े होते हो, है ना, फॉर द टाइम बिंग, आप के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है वो केवल इस स्लॉट के अंदर ही मूव कर पाएगा, और जब ये घूमेगा बाहर की ओर फोर्स है तो जो रोटेशनल वेलोसिटी वी रोटेशन बोला गया है वो इस डायरेक्शन में होगी हमारे पास ये। तो आपको यहां पर इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई रोटेशनल वेलोसिटी का, क्योंकि हमारे पास जो ये वाली फोर्स थी जिसके बारे में हमने बहुत कम सुना है, 2m इंटू वी रोटेशनल क्रॉस ओमेगा वेक्टर, उसकी डायरेक्शन की मुझे बात करनी है। तो 2m इंटू वी रोटेशनल वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर के बारे में मुझे बात करनी है ना। मुझे पता है वी रोटेशनल इस तरफ है एंड आई ऑल्सो नो ओमेगा वेक्टर ऊपर की ओर है। तो मुझे बताओ अगर ओमेगा वेक्टर ऊपर की ओर है, वी रोटेशनल इस तरफ है, और हमें पता है कि ये डायरेक्शन x के अलोंग है और ये डायरेक्शन z के अलोंग है, तो अगर आप v रोटेशनल क्रॉस ओमेगा करोगे तो वो हमारे पास y के ऑपोजिट आ रहा है। इफ दिस वाज y, हमारे पास जो v रोटेशनल वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर है वो हमारे पास y के ऑपोजिट जा रहा है। तो जो फोर्स होगी ये वाली फोर्स वो भी इस तरफ आएगी, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज ऑफ फोर्स हो जाएगी 2m v रोटेशनल इंटू ओमेगा। तो जो भी इस तरफ वेलोसिटी होगी y के ऑपोजिट हमारे पास फोर्स लगेगी, और ये फोर्स हो जाएगी 2m v रोटेशनल इंटू ओमेगा के बराबर, ठीक है। तो इनर्शियल फोर्स में अभी मैंने सिर्फ mg शो किया है, और भी फोर्सेस होंगी। इनर्शियल फोर्स का मतलब है वो फोर्सेस जो रियल सिचुएशन में लग रही हैं। नॉन इनर्शियल में एक ये फोर्स जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको हम बोलते हैं वो है, और एक ये फोर्स जो हमारे पास कोरियोलिस फोर्स होती है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, वो हमारे पास लग रही है, लेकिन हम इसका यूज कर सकते हैं आराम से। नाउ अगर आप बची हुई फोर्सेस की बात करो तो वो दो ही फोर्सेस हैं। अब देखो जो ब्लॉक है वो नीचे नहीं गिर सकता, तो उस पे ऊपर की ओर एक नॉर्मल लगेगी, लेट्स से n1 के बराबर, और जो एक कोरियोलिस फोर्स है उसकी वजह से ब्लॉक जो है वो इस नेगेटिव y डायरेक्शन में जाना चाहेगा, बट क्योंकि स्लॉट ऐसा है कि वो सिर्फ इस तरफ ही मूव कर सकता है, तो देयर विल बी ए नॉर्मल रिएक्शन जो उसको नेगेटिव y में जाने से रोकेगी, और लेट्स से वो हमारे पास n2 के बराबर है। तो जो दो क्वेश्चन है वो दो क्वेश्चन क्या है, लेट मी टेल यू। पहला तो यही है कि हमें बताओ डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा। अब इसमें क्या है ना कि ये y के अलोंग फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी, z के अलोंग फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी, लेकिन बाहर की ओर जो फोर्स है m ओमेगा स्क्वायर x, ये उसको बाहर की ओर लेके जाएगी। इसकी वजह से इसकी लोकेशन चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी, और वो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें फाइंड करना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग द नॉर्मल रिएक्शन, एंड एज यू कैन सी नॉर्मल रिएक्शन एक n1 है और एक n2 है। तो n1 जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो mg के ऑपोजिट है, तो n1 विल बी इक्वल टू mg एंड n2 विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, जिसके लिए हमें v रोटेशनल चाहिए, क्योंकि m ओमेगा और 2 तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ अब अगर मुझे सबसे पहले फाइंड करना है तो मैं इसको बड़ा सिंपल फॉर्म में शो करता हूं कि लेट से हमारे पास ब्लॉक जो है इसके अलोंग चल रहा है, ये ब्लॉक m है, और किसी भी इंस्टेंट पे यहां से x डिस्टेंस या फिर r डिस्टेंस दूर है, स्मॉल r डिस्टेंस ले रहा हूं। हमने ये चीज समझ ली है कि इस पे बाहर की ओर जो फोर्स लगेगी वो m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर लगेगी, मतलब डिस्टेंस अगर r है तो r के बराबर लगेगी, और यही इकलौती फोर्स उसको बाहर की ओर लेके जा रही है। तो हमारे पास जो नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट है वो m
ओमेगा स्क्वायर आर है, ये आप यहां पे देख सकते हो। बाहर की ओर इकलौती फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर है, इसको मैं आर लिख देता हूं, ठीक। तो और तो कोई इस डायरेक्शन में फोर्स है ही नहीं, स्पीड है, दैट इज फाइन, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगी इस डायरेक्शन में वो हमारे पास हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, ठीक है। नाउ दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द एक्सेलरेशन जो हम एक्सेलरेशन उसमें पढ़ते हैं एसएचएम में, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। नाउ बस वो माइनस साइन की वजह से यहां पे काफी चेंजेस आ जाते हैं। उसका जो सॉल्यूशन एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आता है वो साइनोसोडल आ जाता है, और इसका जो फंक्शन एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आता है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ जाता है। वो एक्सपोनेंशियल कैसा होता है वो समझते हैं। नाउ a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर है, तो इसको जब हम सॉल्व करने लगते हैं हम लोग सबसे पहले a को लिखते हैं, हम यूज करते हैं वी डी वी इज इक्वल्स टू ए डी आर को, एंड हमारे पास वी डी वी की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर आर डी आर, एंड देन वी विल इंटीग्रेट। हमें पता है शुरुआत में जो पार्टिकल को है वो r/2 दूरी पे रखा गया था, जैसा कि स्टेटमेंट में बोला है कि जेंटली प्लेस्ड इन द स्लॉट एट r इज इक्वल्स टू r/2 आई कैप। तो ये हमारे पास r/2 आ जाएगा, और ये शुरुआत में रखा गया है जेंटली, तो बाहर की ओर जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, और किसी भी डिस्टेंस r पे वेलोसिटी हम लोग v ले लेते हैं। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे आपके पास ये आ जाएगा v²/2 लिमिट के साथ शुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा r²/2, और लिमिट पुट करोगे तो आ जाएगा r² माइनस कैपिटल R का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। सॉरी, ये इस प्रकार आ जाएगा। तो यहां से अगर आप v का मैग्नीट्यूड निकालोगे आ जाएगा ओमेगा रूट ऑफ r² माइनस r²/4। ना आपको पता है v नेगेटिव नहीं हो सकता, वो वापस नहीं जाएगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं ना। ये जो है वो v एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल r है। आप जब इसको सॉल्व करोगे आप सीधा सीधा कहोगे कि अगर मैं v को dr/dt लिख दूं जैसे हम 1D में करते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी dr अपॉन रूट ऑफ r² माइनस कैपिटल R²/4 शुड बी इक्वल टू ओमेगा टाइम्स dt, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। फिर से शुरुआत में हमारे पास जो r की वैल्यू थी वो r/2 के बराबर थी, और किसी भी समय पर मान लेते हैं वो r के बराबर है। तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और ये इंटीग्रेशन आप लोग को आई होप आपको पता होगा कि इसको इंटीग्रेशन करना है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और इस टाइप के इंटीग्रेशन में हम जो सब्स्टिट्यूट करते हैं वो हम करते हैं कि पुट r इज इक्वल्स टू r/2 सेकेंड थीटा। तो हमारे पास r² माइनस r²/4 की वैल्यू हो जाएगी r²/4 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस r²/4, और ये वैल्यू हो जाएगी r²/4 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 हमारे पास tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसका अगर आप रूट निकालोगे, रूट ऑफ r² माइनस r²/4 दैट विल बी इक्वल टू r/2 tan थीटा, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा। दूसरा, अगर आप dr की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें सिर्फ यही नहीं, हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। आप जब dr की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास dr की वैल्यू आ जाएगी r/2 सेकेंड थीटा का डिफरेंशिएशन सेकेंड थीटा tan थीटा d थीटा लिख दो। dr की वैल्यू यहां रखोगे, ये इसकी वैल्यू यहां रखोगे, आपको दिस अपॉन दिस करना है, tan थीटा कट जाएगा, r/2 कट जाएगा, और हमारे पास आएगा सीधा सीधा कि dr की जगह आपने लिखा r/2 सेकेंड थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन उसके लिए आपने लिखा r/2 tan थीटा, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंड थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। राइट साइड वाली टर्म वही रहेगी ओमेगा टी, तो दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा टी एंड दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। नाउ सेकेंड थीटा d थीटा इंटीग्रेशन होता है हमारे पास ln mod ऑफ सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। लेकिन हमारी जो लिमिट्स है ना, मैं लिमिट्स r/2 से r ही लेके चल रहा हूं एक बार के लिए, कैपिटल r/2 से स्मॉल r, कैपिटल r/2 से स्मॉल r। तो अब इसमें भी लिमिट मैं पुट करूंगा कैपिटल r/2 से स्मॉल r, लेकिन ये लिमिट r की थी, यहां पे थीटा है, तो हम पहले इसको चेंज करेंगे। ln mod ऑफ सेकेंड थीटा हमारे पास है 2 स्मॉल r बाय कैपिटल R,
तो आ जाएगा 2 स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। टेन थीटा जो होगा हमारे पास रूट ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कि 4r² बाय कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसमें लिमिट आप पुट करोगे r/2 से r तक, शुड बी इक्वल टू ओमेगा टी, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की सारी बात यही है कि इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन लंबी है, अदरवाइज इसमें कुछ खास नहीं है। अब आप इसमें जब वैल्यूज पुट करोगे, स्मॉल आर रखोगे तो एज इट इज रहेगा, तो ये ln मॉड ऑफ 2r बाय कैपिटल आर प्लस में 4r² बाय कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1 का रूट एज इट इज रहेगा। जब आप r/2 रखोगे ये हमारे पास 1 हो जाएगा, और यहां पे r/2 रखोगे तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये 1 बचेगा। तो r/2 रखने पे ln ऑफ 1 हो जाएगा, और ln ऑफ 1 हमारे पास 0 होता है, तो दिस शुड बी इक्वल टू ओमेगा टी। और इसमें से हम कर लेते हैं 2r बाय कैपिटल आर प्लस में 4r² बाय आर स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू e टू द पावर ओमेगा टी। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज कर रहा हूं कि मैं 2r बाय कैपिटल आर को एक बार के लिए x ले लेता हूं, और इधर x डालोगे तो आ जाएगा x प्लस x² माइनस 1 का रूट इज e की पावर ओमेगा टी। x को उधर ले जाओ तो x² माइनस 1 का रूट इज e की पावर ओमेगा टी माइनस x, और दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू e की पावर 2 ओमेगा टी प्लस में x² माइनस 2x e की पावर ओमेगा टी। ठीक, x² कट जाएगा, ये 2x e की पावर ओमेगा टी यहां ले आओ, और ये आ जाएगा e की पावर 2 ओमेगा टी प्लस में 1। इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी e की पावर ओमेगा टी प्लस में e की पावर माइनस ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। तो मैंने किया क्या है, e की पावर ओमेगा टी को इससे डिवाइड करोगे तो e की पावर ओमेगा टी बचेगा, 1 अपॉन e की पावर ओमेगा टी होता है e की पावर माइनस ओमेगा टी, और ये 2 नीचे ले आए, और जहां तक x की वैल्यू की बात है वो 2 स्मॉल r बाय कैपिटल आर के बराबर था, तो यहां से स्मॉल r आ गया r/4 इंटू ई की पावर ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, और जो हमारे पास पहला क्वेश्चन था कि कितना डिस्टेंस एज ऑफ ए ब्लॉक एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा, वो हो जाएगा r/4 ई की पावर ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस ओमेगा टी। दूसरा हमें बात करना है नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क। नेट रिएक्शन के लिए एक बार बात करते हैं हम लोग। देखो, जो नेट रिएक्शन फोर्स हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, N1 जो है ऊपर की ओर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा N1 और डायरेक्शन वाइज k कैप, प्लस में N2 जो है वो हमारे पास y के अलोंग है, तो हो जाएगा N2 j कैप। N1 क्योंकि mg को बैलेंस आउट कर रहा है, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर, तो हो जाएगा mg k कैप, प्लस में N2 क्योंकि इस फैक्टर को कर रहा है रिप्लेस, तो 2m v रोटेशनल इंटू ओमेगा, और आ जाएगा j कैप। ठीक, सिंपल सा, बस मुझे v रोटेशनल चाहिए, बाकी सब फैक्टर्स मुझे पता है, तो लेट्स फाइंड v रोटेशनल। v रोटेशनल होगा क्या, अगर इसकी पोजीशन यहां से r डिस्टेंस है और बाहर की ओर हमें स्पीड चाहिए, तो जो बाहर की ओर स्पीड होगी वो इसी स्मॉल r का तो डिफरेंशिएशन होगी, तो आप यहां पर जो आपने r निकाला है, एंड इफ यू नीड टू फाइंड v रोटेशनल, तो ये रोटेशनल वेलोसिटी नहीं है, दिस इज वेलोसिटी या फिर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रोटेशनल फ्रेम। ठीक है, इसलिए उसको वी रोटेशन बोल रहे हैं। तो वी रोटेशन विल बी इक्वल टू डी आर बाय डी टी, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू r/4 एज इट इज रहेगा, यह आ जाएगा ओमेगा ई की पावर ओमेगा टी प्लस में आ जाएगा माइनस ओमेगा ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। तो v रोटेशनल विल बी r ओमेगा बाय 4 e की पावर ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा टी, ये हमारे पास आ गया। ठीक, ओके, नेक्स्ट, अगर मैं N2 की बात करूं, N2 की वैल्यू थी 2m v रोटेशन ओमेगा, तो अगर आप ये वैल्यू यहां पे रखोगे तो ये आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू ई की पावर ओमेगा टी
माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा टी। तो हमारे पास N2 की वैल्यू आ गई और जो नेट रिएक्शन आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू mg के कैप प्लस में एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ई की पावर ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा टी, और ये डायरेक्शन आ जाएगी जे कैप। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी एम जी के कैप में होगा और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 ओमेगा टी लिखा, उसमें ओमेगा टी लिखा, ओमेगा टी वाला आंसर होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप देखें इंटीग्रेशन के अलावा आपको पेपर में बैठ के ये सब सोचना इज क्वाइट टफ, है ना, बट नाउ यू नो कि कैसी चीजें आती हैं और कैसे कैसे सोचना पड़ सकता है, तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप इसको जरूर समझना। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा एंड इफ यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम तो प्लीज मेक श्योर एक बार दोबारा से इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक, इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज दिस वन। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन आया था और इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी कि क्वेश्चन जब बनाया जाता है तो क्या क्या सोचा जाता है ना। आप यू कैन डीप डाइव इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, वो सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो। ठीक है, तो पर क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? क्वेश्चन सेज कि a particle of mass 1 kg is subjected to a force which depends on the position as F vector is equals to minus k into xi cap plus में yj cap. At time t is equals 0 the particle's position हमें दी हुई है शुरुआत में 1 by root 2 i cap plus root 2 j cap and its velocity v vector is minus root 2 i cap plus root 2 j cap plus 2 by pi k cap meter per second. Let Vx, Vy denote the x and y component of particles velocity respectively. Ignore gravity. When z is 0.5 meter, the value of x Vy minus y Vx is. Okay. एक बार इसको समझते हैं। पहले तो ये चीज देख के एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि ये चीज कहाँ देखी जा सकती है ना। आप समझ रहे हैं एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स कहाँ पे देखा जा सकता है? तो अगर आपने एंगुलर मोमेंटम वाला क्वेश्चन कभी किया हो कि पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालो जब हम उसको फेंकते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा सा फैक्टर आता है। हम लोग कहते हैं कि देखो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस एम टाइम्स आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के बराबर। तो अगर आप इसको एम रखो, ये हमारे पास हो जाता है आई कैप, ये हमारे पास हो जाता है जे कैप और ये हमारे पास हो जाता है के कैप। आर वेक्टर हो जाएगा मेरे पास एक्स वाई जेड और वी वेक्टर हो जाएगा मेरे पास वी एक्स वी वाई एंड वी जेड। ठीक है, और इसमें हम लोग लिखते हैं एम इंटू आई कैप टाइम्स दिस माइनस दिस, मैं इसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूं, माइनस जे कैप टाइम्स दिस माइनस दिस, मैं इसको भी एज इट इज छोड़ दे रहा हूं, प्लस के कैप टाइम्स हो जाता है एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। ठीक है, एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो हमसे ये वाला फैक्टर पूछा हुआ है। तो अगर मैं एल वेक्टर का एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट देखूं, जेड कंपोनेंट ऑफ एल वेक्टर वो मेरे पास है एम टाइम्स एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। तो वो बेसिकली हमसे जेड कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा है। अगर आप इसको समझो तो आपके लिए चीजें बिल्कुल ही सिंपल हो जाएंगी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है। एंगुलर मोमेंटम की जब वो बात कर रहा है तो वो हमें एक चीज और भी दे रहा है विच इज फोर्स। तो हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम फोर्स से क्या रिलेशन निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है एल वेक्टर इज टॉर्क वेक्टर होता है हमारे पास डी एल वेक्टर बाय डी टी, है ना, और टॉर्क हमारे पास आर क्रॉस एफ होता है। तो वहां से हम लोग कुछ चीजें निकाल लेंगे, तो वो चीजें भी निकालेंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा और डिस्कशन करता हूं कि फोर्स के बारे में। हमें फोर्स दिया हुआ है माइनस के एक्स टाइम्स आई कैप माइनस के वाई टाइम्स जे कैप। ठीक है, माइनस के एक्स टाइम्स आई कैप माइनस के वाई टाइम्स जे कैप। अगर ये हमारे पास फोर्स है, ये फोर्स क्या रिप्रेजेंट करती है? पहली बात तो ये फोर्स जो है वो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है, जेड के अलोंग कोई फोर्स नहीं है। तो इस फोर्स को अगर आप समझो, पहले मैं आपको दो सिंपल से सिनेरियो समझाता हूं
लेट्स से हमारे पास पार्टिकल की पोजीशन ये है, इफ दिस इज योर आर वेक्टर, तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि दिस इज वाई एंड दिस डिस्टेंस इज एक्स। तो अगर ये मेरे पास एंगल थीटा होगा तो टेन थीटा मेरे पास y बाय एक्स के बराबर हो जाए। किसी भी इंस्टेंट पर अगर ये y डिस्टेंस पर है और ये x डिस्टेंस पे है तो टेन थीटा y बाय एक्स हो जाएगा। वहीं अगर मैं पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स का डिस्कशन करूं, फोर्स हमारे पास लेफ्ट साइड में होगा के एक्स के बराबर मैग्नीट्यूड वाइज, और नीचे की ओर होगा के वाई के बराबर मैग्नीट्यूड वाइज। और अगर आप नेट फोर्स की बात करेंगे, और लेट्स से आपने ये एंगल अल्फा ले लिया, तो आप जब tan अल्फा निकालोगे इट विल बी y बाय एक्स। तो यहां से मुझे एक चीज पता चल रही है कि अगर आप फोर्स की बात करो तो जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रही है, पोजीशन वेक्टर हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है। दैट मींस इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, अगर आप बात करते हो, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक चीज हम और देख लेते हैं कि पार्टिकल का जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी है लेकिन इनिशियल पोजीशन नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी है लेकिन इनिशियल पोजीशन नहीं है, तो मान लेते हैं हमारे पास किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां पर है x, y। वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ एक बार फोर्स की बात करते हैं। हमें पता चला कि जो फोर्स है वो ओरिजिन से पास कर रही है, यही हो ना, ये भी हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल बना रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल बना रहा है। तो हमारे पास जो फोर्स है वो ओरिजिन से पास कर रही है, लेकिन ये t इज इक्वल्स टू 0 पर है, ये t इज इक्वल्स टू 0 का सिनेरियो है। आफ्टरवर्ड्स क्या होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी देखो x में है, y में है और z में भी है, जब ये पार्टिकल z में कुछ मूव कर जाएगा, उस इंस्टेंट की कहानी भी मैं आपको समझा देता हूं। उस इंस्टेंट की कहानी क्या है कि हमारे पास लेट्स से z में भी मूव कर गया। अब आप जब इस पार्टिकल को देखोगे तो इट विल हैव सम लोकेशन ऑफ x, y, z, ठीक है। ये नाउ पार्टिकल इज एट दिस पोजीशन x, y, z, तो कुछ ना कुछ तो मूव किया ही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो कहां से पास कर रहा है, वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो आप इससे ऐसे देख सकते हो कि अगर आप टॉर्क वेक्टर निकालना चाहो अबाउट z एक्सिस, टॉर्क वेक्टर निकालना चाहो अबाउट z एक्सिस, तो आप हमेशा देखोगे कि फोर्स जो है वो हमेशा z एक्सिस से क्रॉस कर रही है, चाहे वो xy प्लेन में हो, चाहे वो xy प्लेन में ना हो, लेकिन जब भी वो होंगे x, y पे, वो फोर्स हमेशा z एक्सिस से पास करेगी। तो जब आप z एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखोगे इट विल ऑलवेज बी 0, और अगर किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस इज कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस इज कांस्टेंट। तो अगर एंगुलर मोमेंटम उसके अबाउट कांस्टेंट होता है तो हम अभी अभी इसको, जो हमने जो भी चीजें डिस्कस की, उसको कंपाइल करें तो फॉर गिवन सिनेरियो मुझे इतना समझ में आ गया कि जो फोर्सेस हैं और जो वेलोसिटीज हैं उन सबको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो जो z एक्सिस है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, यानी कि Lz विल बी कांस्टेंट, यानी कि आप बोल सकते हो Lz विल बी कांस्टेंट। अब Lz की वैल्यू तो हमने यहां निकाली थी ना कि भैया हमारे पास जो Lz होता है वो m टाइम्स ये होता है, तो Lz विच इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, ये फैक्टर कांस्टेंट रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, व्हाटएवर बी द केस, लेकिन ये फैक्टर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। और आप इसको बोल सकते हो, अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं, हमें इनिशियल वैल्यूज दी गई हैं, मास इज 1 kg एंड 1/√2 हमारे पास पोजीशन है, तो दिस इज 1 इंटू 1/√2 √2 हमारे पास पोजीशन है, और जो वेलोसिटी है -√2 प्लस √2, तो वेलोसिटी इज -√2 और ये प्लस का √2, ये हमारे पास वेलोसिटीज हैं। तो आप जब ये वैल्यू डालोगे आ जाएगा 1 + 2 एंड दैट विल गिव यू 3। तो हमारे पास जो
LZ की वैल्यू है वो इतनी है। नाउ व्हाट दे आस्क्ड अबाउट इज दिस वैल्यू कितनी होगी। और अगर आप देखो ध्यान से कि आपके पास जो ये वाला फैक्टर है वो यही फैक्टर है और वही हमारे पास 3 आया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स वो हमारे पास वैल्यू 3 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जो आपका क्वेश्चन था। क्लियर। तो अब ये सिंपल नहीं है ना, आपको अभी बताया है तो आपको हो सकता है थोड़ा सिंपल दिख रहा हो, आसान दिख रहा हो, बट दिस इज नॉट इजी एट ऑल, क्योंकि वहां बैठ के ये सारी चीजें लाइन से सोचना बड़ा टफ हो जाता है। बट आप लोग हिंट्स पिक कर सकते थे कि ये क्या बता रहा है ना। यहां पर हमारे पास जो फोर्स है वो कैसी सी है, और इन जनरल आप लोग मतलब काफी चीजें उसके बाद समझ सकते हो। आपको t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, जो भी z की वैल्यू 0.5 दिया है, इन सब की जरूरत नहीं है। तो जब z की वैल्यू 0.5 होगी तब क्या होगा, हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही, हम डायरेक्ट चीजें सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ, दिस इज वन वे जिसको सॉल्व किया जा सकता है। और भी तरीके हैं सोचने के, लेकिन वो थोड़े से लंबे और टफ हो जाते हैं, तो इसलिए हम उस तरफ नहीं जाएंगे। ठीक, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास जी एडवांस से ही है, और ये 2023 का क्वेश्चन है, आसपास का ही क्वेश्चन है। और इसमें क्या है कि इसमें आप लोगों ने हो सकता है प्रैक्टिस की हो तो ये वाला क्वेश्चन किया हो, और अगर आपको इंपल्स, एंगुलर इंपल्स और ये सारी चीजें थोड़ी सी आसानी से समझ आती हैं तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन सेज कि ए थिन सर्कुलर कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम, लेट्स से इसको हम लोग m से डिनोट कर लेते हैं, एंड रेडियस r/4/3, इसको हम r से डिनोट कर लेते हैं, इज इनिशियली एट हॉरिजॉन्टल xy प्लेन, ये हॉरिजॉन्टली xy प्लेन में है। कॉइन इज टॉस्ड वर्टिकली अप प्लस z डायरेक्शन बाय अप्लाइंग एन इंपल्स ऑफ दिस मच, इंपल्स को हम लोग j से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2/3 सेंटीमीटर। तो ये जो r है 4/3 और अगर ये 2/3 है तो हमारे पास r/2 लिखा हुआ है फ्रॉम इट्स सेंटर। क्वेश्चन इज द कॉइन स्पिन्स अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर के अबाउट ये स्पिन करता है, एंड मूव्स अलोंग द z एक्सिस बाय द टाइम कॉइन रीचेस बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन इट कंप्लीट्स n रोटेशंस, द वैल्यू ऑफ n इज ओके। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाते हैं। कहना क्या चाह रहा है, हमारे पास ये कॉइन है लाइक दिस, ये हमारे पास इसका सेंटर है, और हमने जो इंपल्स लगाई है वो कुछ ऊपर की ओर j लगाई है एट ए डिस्टेंस ऑफ r/2। ठीक है, r इज द रेडियस। और क्या हुआ है कि इस इंपल्स की वजह से हमारे पास, ऐसे कर लेते हैं, इस इंपल्स की वजह से हमारे पास जो एक कॉइन है वो इसके डायमीटर, इसका डायमीटर कुछ ऐसा होगा, इस डायमीटर के अबाउट घूमता है लेट से ओमेगा से, और इसकी ऊपर की ओर वेलोसिटी आ जाती है vcm। ठीक, तो ये सिनेरियो रहेगा। एंड फिर हमें क्या कहा गया कि ये घूमता घूमता ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है, तो घूमता घूमता ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, और जब ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर आया, जब ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर आया तब ये कुछ नंबर ऑफ रोटेशंस कर चुका होगा, और वो नंबर ऑफ रोटेशंस हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो लाइन वाइज समझते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक इंपल्स एंगुलर थ्योरम लगाऊंगा, सॉरी इंपल्स एंड एंगुलर इंपल्स की थ्योरम्स लगाऊंगा। तो हमारे पास जो इंपल्स है वो क्या कहता है, हमारे पास इंपल्स कहता है कि दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी कि फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। आप अगर j की डायरेक्शन देखो वो ऊपर की ओर है, तो ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लूंगा, फाइनल मोमेंटम ऊपर की ओर होगा वो हो जाएगा mvcm, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मैंने vcm लिया तो mvcm, इनिशियली रेस्ट पे था, तो यहां से मेरे पास vcm की वैल्यू आ गई j/m के बराबर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। दूसरा हम लोग यूज करेंगे कि हमारे पास जो एंगुलर इंपल्स है वो हमारे पास चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। एंगुलर इंपल्स को हम लिख सकते हैं j इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विद डायरेक्शन, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अब j इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारे पास इंपल्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे r/2 दिख रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा j इंटू r/2 शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अगर हम लोग इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर इंपल्स लिख रहे हैं तो इस एक्सिस के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे,
और क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की अगर आप बात करोगे वो हो जाएगा m r स्क्वायर बाय 4 के बराबर। तो मैं इस फाइनल एंगुलर मोमेंटम को लिखूंगा m r स्क्वायर बाय 4 इंटू ओमेगा, और इनिशियली वो रेस्ट पे था तो 0। डायरेक्शंस क्रॉस चेक जरूर करते रहना जब भी ऐसे क्वेश्चन करो। इस एक्सिस के अबाउट इंपल्स उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि डायरेक्शंस हमने सही ली हैं। यहां से अब आप ओमेगा करोगे, भैया इसमें आ गया भूत थोड़े से, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। तो अगर आप बात करो यहां पे कि हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, तो ओमेगा विल बी लाइक कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2j डिवाइड बाय mr, ठीक है, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2j बाय mr। तो VCM आ गया, हमारे पास ओमेगा आ गया। अब आप ओमेगा को समझो कि क्या कहना चाह रहा है, VCM और ओमेगा क्या कहना चाह रहे हैं। इसी कॉइन को जो इतना बड़ा कर रखा है ना, इसको मैं छोटा सा कॉइन करके समझता हूं, समझना इसको, है ना। मेरे पास एक छोटा सा कॉइन था, उसको मैंने ऊपर की ओर वेलोसिटी दी VCM, तो ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वापस नीचे आएगा। तो जब ये सेम इंस्टेंट पर पहुंचेगा, क्योंकि ये ओमेगा से घूम रहा था तो घूमते घूमते ऊपर गया और घूमते घूमते नीचे आया। मुझे तो बस यही निकालना है ना कि ये कितने रोटेशंस कवर करेगा। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो। उसके लिए व्हाट आई एम डूइंग इज कि हमने जब इसको VCM से ऊपर फेंका तो यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा, हमें पता है वो 2uy बाय g के बराबर होता है, यानी कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 VCM बाय g के बराबर हो जाएगा। तो 2 टाइम्स VCM, VCM इज j बाय m, तो j बाय m डिवाइडेड बाय g हो जाएगा। तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2j बाय mg के बराबर। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जो कॉइन है वो इतने समय के लिए घूमता रहा। अब बताओ, थ्रू आउट द मोशन, जब तक ये ऊपर जाके नीचे आता है, कॉइन के घूमने को कोई भी रोक सकता है। रोकने के लिए हमें टॉर्क चाहिए होती है, और इकलौती फोर्स हवा में जो है वो mg लगेगी, और mg पास करेगी सेंटर से। अब सेंटर से जब वो पास कर रही है, इसी एक्सिस से mg लग रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो ओमेगा है उसको रोकने के लिए कोई टॉर्क होगी ही नहीं। तो अगर कोई टॉर्क नहीं होगी, दैट सिंपली मींस कि हमारे पास ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। तो थ्रू आउट द मोशन अगर कांस्टेंट ओमेगा रहेगा तो आप कहोगे एज ओमेगा इज कांस्टेंट, तो हमारे पास जो वो एंगल घूमेगा वो ओमेगा टी के बराबर घूमेगा। तो ये जो आएगा वो रेडियन में आएगा, ठीक है। ओमेगा कितना है अपने पास, ओमेगा आया 2j बाय mr, ओमेगा इज 2j बाय mr, एंड टाइम कितना लगा 2j बाय mg, तो आ जाएगा 2j बाय mg। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4j स्क्वायर बाय m स्क्वायर gr। तो ये तो हमारे पास आ गया एंगल, कितने एंगल से घूमा इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। उसने जो पूछा है वो नंबर ऑफ रोटेशंस पूछा है, वो कितने एंगल से रोटेट करेगा। तो नंबर ऑफ रोटेशंस अगर आपको चाहिए, आप लिखोगे नंबर ऑफ रोटेशंस विल बी इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय 2 पाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2j स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m स्क्वायर gr, एंड दिस विल बी योर आंसर। और इसमें हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, तो अब लाइन वाइज वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले 2 को एज इट इज रखते हैं, j स्क्वायर, इधर आओ जरा, j स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं। j स्क्वायर हो जाएगा पाई बाय 2 टाइम्स 10 टू द पावर -4, ठीक है। तो दिस विल बी पाई बाय 2 टाइम्स 10 टू द पावर -4। नीचे हमारे पास पाई एज इट इज है, उसको रहने देते हैं। फिर आते हैं मास के स्क्वायर पे। मास का स्क्वायर कितना होगा, मास हमारे पास 5 ग्राम है, तो दिस मास इज 5 इंटू 10 टू द पावर -3। स्क्वायर करोगे तो 25 इंटू 10 पावर -6 आ जाएगा। तो हमारे पास जो नीचे मास का स्क्वायर है तो आ जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -6। जी की वैल्यू हमारे पास 10 ही है। रेडियस उसने 4/3 सेंटीमीटर दिया था, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है। अब इसको थोड़ा हमें सॉल्व करना है, तो देखो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। अब 10 टू द पावर -4
10⁻⁻6 और अगर आप देखोगे 25 इंटू 4 100 होता है, तो ये सब कट जाएगा, ठीक है। 10⁻⁻6 है और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 10⁻⁻4 बच जाएगा, ऊपर 10⁻⁻4 कट जाएगा और ये आ गया 300/10। इसको इससे काटोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आ गया नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल्स टू 30 के बराबर। तो ये क्वेश्चन अगर आप इन सीक्वेंस में समझ पाओ कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, तो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन टफ में आता है बिकॉज बच्चे वहां पर नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को एडवांस की काफी सारी चीजें ऐसे लगेंगी कि यार ये तो सिंपल है, ऑब्वियस है, आसान है, बट जब टेस्ट में बैठ के हमें ये सब चीजें सोचनी पड़ती है तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा एंड आज फिर हम लोग एक क्वेश्चन लास्ट और करते हैं एंड दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम 2022। 2022 में क्वेश्चन आया था और ये 2022 का क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 शुरुआत में एक डिस्क है जिसका रेडियस 1 मीटर है, लेट्स से उसको हम r ले लेंगे, starts to roll without slipping on a horizontal plane with an angular acceleration alpha 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वो कांस्टेंट अल्फा से जा रही है, लेकिन डिस्पाइट दैट इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग तो अभी भी चलेगी। तो जब हम लोग इक्वेशंस लगाएंगे v की वैल्यू हम लोग r ओमेगा लिख सकते हैं बिकॉज इट इज ऑन ग्राउंड, है ना, a की वैल्यू r अल्फा लिख सकते हैं, वो सारी इक्वेशंस हम लोग यूज कर सकते हैं। ए स्मॉल स्टोन इज स्टक टू द डिस्क, ठीक है भैया, at t is equals to 0 it is at the contact point of the disk। okay, तो what happens is कि हमारे पास शुरुआत में ये जो कॉइन है ये हमारे पास जैसे डिस्क हो गई, ये शुरुआत में हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया एंड हमें बोला गया है कि ये कुछ इस प्रकार से है कि ये यहां पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इसने कहा है कि ये घूमना स्टार्ट करेगा, स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओमेगा भी 0 है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, स्टक कर रहा है शुरुआत में बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है, लेटर एट टाइम t इज इक्वल्स टू रूट पाई सेकेंड्स, t इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पाई सेकेंड्स पे क्या हो रहा है कि द स्टोन डिटैचेस इटसेल्फ एंड फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द डिस्क। तो जो ये स्टोन है ये इससे हट जाएगा और हमारे पास टेंजेंशियली फ्लाई कर जाएगा फ्रॉम द डिस्क। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन measured one from the plane, measured from the plane is इस प्लेन से हाफ प्लस एक्स बाय 10, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमें सिर्फ मैक्सिमम हाइट की बात करनी है। तो इस केस में क्या होगा कि अब देखो ये ऐसा है, हमारे पास अल्फा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देखो कि क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी आप यूज कर सकते हो। तो हमारे पास जो ओमेगा फाइनल की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा इनिशियल 0 है, अल्फा 2/3 है और टाइम हमारे पास रूट पाई है, तो 2√π/3 के बराबर आ जाएगा। कब ओमेगा? जब ये जहां पे भी ये लिफ्ट मतलब अलग होगा। दूसरा अगर मैं थीटा की बात करूं वो हो जाता है हमारे पास ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और इनिशियल ओमेगा क्योंकि 0 है तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी हाफ, अल्फा हमारे पास 2/3 है और टाइम का स्क्वायर हमारे पास पाई हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास π/3 के बराबर। तो π/3 इज लाइक 60 डिग्री। तो ये जो व्हील है ये अभी 60 डिग्री से घूमा होगा, पार्टिकल डिटैच कर जाएगा और उस समय पर ओमेगा की वैल्यू इतनी होगी। तो आपको बताना है कि ये फर्दर कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा फ्रॉम द सरफेस, है ना, प्लेन से कितना ऊपर जाएगा। तो उसके लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स से दिस इज आवर पार्टिकल, मतलब दिस इज आवर स्फीयर जिस पे घूम रहा है, ये हमारे पास प्लेन हो गया लाइक दिस। और अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लो हमारे पास यहां से वर्टिकल से थीटा एंगल पे ये कुछ इस प्रकार है। अब जो वेलोसिटीज होंगी, देखो हमें पता है कि प्योर रोलिंग कर रहा है तो ये कुछ VCM से जा रहा होगा और ये कुछ ओमेगा से घूम रहा होगा। तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में VCM होती है और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में r ओमेगा होती है, ठीक है। नाउ ये जो r ओमेगा है इसके बारे में अगर मैं बात करूं, अगर ये थीटा है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, दिस एंगल विल बी थीटा, ठीक है।
थीटा, तो ये एंगल थीटा 90 माइनस थीटा और ये थीटा। नाउ आर ओमेगा के जो दो कंपोनेंट्स होंगे अगर आप उसकी बात करो तो ये हो जाएगा आर ओमेगा कॉस थीटा और ऊपर की ओर हो जाएगा आर ओमेगा साइन थीटा। तो पार्टिकल की जो नेट वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल में वीसीएम माइनस आर ओमेगा कॉस थीटा होगी और ऊपर की ओर आर ओमेगा साइन थीटा होगी। तो अगर ये आर ओमेगा साइन थीटा वेलोसिटी है तो इसमें आप लोग समझ जाओ कि हमारे पास y डायरेक्शन की वेलोसिटी आफ्टर दिस इज आर ओमेगा साइन ऑफ थीटा। हमें r पता है, हमें ओमेगा पता है, हमें नेट वेलोसिटी पता है। तो अगर मुझे जानना हो उसके बाद ये कैसे जाएगा, लेट्स से उसके बाद इस तरीके से जाता है। फर्दर ये हाइट जो है मान लो स्मॉल h और जाता है तो स्मॉल h की जो वैल्यू होती है वो होती है यू वाई स्क्वायर बाय 2g के बराबर। यू वाई का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। और ये हाइट हम लोग पहले निकाल लेते हैं क्योंकि यही तो उसने पूछा है। मतलब इस हाइट में हमें टोटल हाइट निकालनी है तो मैं नीचे वाली हाइट बाद में ऐड कर दूंगा, पहले तो मैं h निकाल लेता हूं। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना दिया भाई अपने को, रेडियस हमें दिया हुआ है 1 के बराबर। तो मैं लिखूंगा 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई बाय 9। तो 4 पाई बाय 9 एंड साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री है तो साइन 60 हमारे पास √3/2 होता है तो आ जाएगा 3/4 डिवाइड बाय 2g। तो डिवाइड बाय 2 इंटू 10 और आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्मॉल h की वैल्यू होगी। तो स्मॉल h यहां से आ गया, अगर मैं 4 से 4 काट दूं तो आ जाएगा 3 3 जा तो पाई बाय 60 आ गया। h की वैल्यू पाई बाय 60 आ गई। और एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि ये ऑलरेडी जो ऊपर है वो कितना है। ये h डैश की जो वैल्यू हो जाएगी, अगर पूरा रेडियस r है तो यहां से यहां तक हमारे पास r cos थीटा हो जाएगा। तो यह आ जाएगा r इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा और यह आ जाएगा r इंटू 1 माइनस कॉस 60 डिग्री हाफ होता है तो दिस इज r बाई 2। तो जो टोटल हाइट हमारे पास प्लेन से ऊपर तक की हो जाएगी वो हो जाएगी ये वाली हाइट विच इज r बाई 2। r की वैल्यू हमारे पास 1 है तो दिस विल बी 1/2 और उससे फर्दर हाइट पाई बाय 60 तो आ जाएगा 1/2 प्लस में पाई बाय 60 के बराबर। तो ये हमारे पास टोटल हाइट है। और इसने क्या कहा है ना कि ये बता दो 1/2 प्लस x/10 कितना होगा। तो अगर आपके पास ये वैल्यू 1/2 प्लस x/10 है तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 6। आप इसको 3.14 डिवाइड बाय 6 करोगे तो 0.52 के बराबर आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। तो x की वैल्यू हमारे पास 0.52 के अप्रोक्स आ जाएगी एंड दिस विल बी योर आंसर। इसका जो आंसर था वो एक रेंज में था 0.48 से 0.56। आप अगर 22/7 लेते हो या फिर कोई और वैल्यू किसी और हिसाब से निकाल लेते हो तो आपके पास कुछ रेंज दी हुई थी तो 0.52 वाज इन बिटवीन। ठीक है, तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ जाती है। तो दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आप एडवांस की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।